नमस्कार दोस्तों, पीसीएस के लिए मिनी टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए डायरेक्ट प्रश्नों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कुछ नया सीखेंगे, पहले से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन होगा। और साथ ही साथ प्रश्न के साथ जब हम इनपुट की बात करते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि इस टॉपिक को पढ़ते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इसकी नोट आपको मिली हुई है और मैंने कई बार इस तरह के प्रश्न लिए हैं मिट्टी से और आपको बार बार बताया है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज फिर बताऊंगा। फिलहाल इसका उत्तर दीजिए। सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। हमने मिट्टी वाला जो चैप्टर पढ़ा था, या यूँ कहें कि वो टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि हर तरह की मिट्टी जो हमने पढ़ी थी कि कौन सी मिट्टी कैसे बनती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की बात अगर करें तो आप देखें ज़्यादातर जैसे नदियाँ हैं, नदियाँ मलबा लेकर आती हैं और अपने घाटी में जो है उसको निक्षेपित कर देती हैं, छोड़ देती हैं। बाद में धीरे धीरे वो मिट्टी का रूप ले लेता है। मोटे तौर पे समझने के लिए है। अगर मैं आपको यहाँ से ऐसे रफ चित्र बना कर दिखाऊँ भारत का, इधर जो उत्तर भारत का ये जो क्षेत्र है, गंगा और सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र का जो इलाका है, इलाका नहीं कहना चाहिए, जो क्षेत्र है जहाँ ये घाटियाँ हैं, इधर जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा है। इसके अलावा ये थोड़ा और कवर कर लेते हैं, इधर भी है, किनारे किनारे है। मोटे तौर पर 40% से ज़्यादा जो भारत का क्षेत्र है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से 44% ऐसा कुछ लिखा होगा। अब इनपुट की बात करते हैं। जब भी आप मिट्टी वाला चैप्टर पढ़ें तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर दें कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी की विशेषता क्या है, समझ रहे हैं, और उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, उसके उपनाम क्या हैं। क्योंकि मिट्टी से अगर प्रश्न बन रहा है तो इस बात की संभावना लगभग 80% है कि वो काली मिट्टी से बनेगा। यूपीएससी का क्वेश्चन उठाकर देखिए, पीसीएस एग्जाम्स में भी देखिए, मिट्टी वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं काले मिट्टी से। उसके बाद सेकेंड नंबर पे लेटराइट मिट्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद कभी भूल के जलोढ़ मिट्टी से या फिर लाल पीली मिट्टी से पूछ लिया जाए। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, आगे इससे संबंधित क्वेश्चंस भी हम हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। यहाँ देखिए, सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी है। अच्छा, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? आपके पास 4 विकल्प हैं। वैसे सामान्य तौर पर जब हम हरित क्रांति पढ़ते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि किसका उत्पादन बढ़ गया था। इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। खास तौर से पूछा जाता है कि किस खाद्यान्न का, किसी एक का नाम दिया जाएगा। धान गेहूं में से आपको पता है चुनना होता है, 2 ही विशेष रूप से सामने आते हैं। किसका उत्पादन ज़्यादा हुआ? ठीक है, क्वेश्चन इसमें अलग तरीके से पूछा गया कि किसका अंश कम हो गया है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको आप कह सकते हैं कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। फिलहाल प्रश्न को देखिए। कहा जा रहा है, क्या गेहूं का उत्पादन अंश कम हो गया, चावल का कम हो गया, दलहन और मोटे अनाज का कम हो गया, फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा दलहन और मोटे अनाज का जो उत्पादन है उसका अंश कम हो गया। कारण क्या है? सिंपल सा अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए, हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ कि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कर दी गई। ऐसी फसलें उगाई जाने लगी जिनको उगा के स्पेशली बेचा जाने लगा। अब गेहूँ धान पहले जो है खाने के लिए उगाया जाता था हरित क्रांति से पहले, हालांकि हमारे पास उतना भी नहीं होता था कि हम अपना पेट भर सकें, मतलब अपने देश की आवश्यकता के अनुसार उतना नहीं कर पाते थे, बाहर से मंगाना पड़ता था। हरित क्रांति के दौरान गेहूँ चावल काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होने लगा, मार्केट में आने लगा, बेचा जाने लगा, निर्यात भी होने लगा, तो इसमें फ़ायदा ज़्यादा होने लगा। ठीक है, खेती में कई सारे सुधार किए गए, इससे भी फ़ायदे हुए। ठीक, तो लोग जो दलहन उगाते थे, मोटा अनाज उगाते थे, वहाँ से धीरे धीरे गेहूँ और चावल की ओर शिफ्ट होने लगे। और यही कारण है कि दलहन और मोटे अनाज का जो उत्पादन अंश है वो कम हो गया। ठीक है, और गेहूं चावल में तो बढ़ोतरी हुई ही। आगे देख लीजिए, सामान्य तौर पे यहाँ पे बातें लिखी हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन, ये 2 बार लिख दिया गया है, इसको एक ही बार पढ़िए। दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पीसीएस एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, फसलों को लेकर के, फलों को लेकर के, सब्जियों को लेकर के, कि इसका उत्पादन करने वाला राज्य कौन है सबसे आगे। ठीक है, आपके पास विकल्प हैं बिहार,
राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इनमें से बताना है कि सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें रबड़ के बारे में पूछ लिया गया था, मेरे ख्याल से हाँ वही है। इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्री में यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछ लिए, मेंस में भी क्वेश्चन आ गया। एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, एक जानकारी रखिए आप कि हमारे यहाँ जितनी डिमांड है ना दाल की और खाद्यान्न तेल की, मोटे तौर पे आप देखेंगे उसका उत्पादन उतना हो नहीं पाता। कई बार हमें दाल बाहर से मंगाना पड़ता है, और खाने का जो तेल है वो तो नॉर्मली आप देखिए हमारे यहाँ उतना नहीं हो रहा है, बाहर से मंगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फ़िलहाल इसका जो है उत्तर होगा मध्य प्रदेश। और इनपुट की अगर बात करें तो एक चार्ट बना लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है, मैं आपको नोट में इस बार बना कर दूंगा, बहुत खूबसूरत चार्ट। जैसे ये हो गया ना, अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कर दिया, ये दाल हो गया। अब दाल में 1, 2 और 3, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे ये राज्य, कम से कम 3 राज्य ऐसे करके याद कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। या फिर मान लीजिए यहाँ पे केला हो गया, अब केले के मामले में ऐसे कर लीजिए। ये पहली जो लाइन है ना, प्रथम स्थान पर जो राज्य है, इसको याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप दोनों अगर छोड़ भी दें तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ये लिखा गया है 24% तक होता है यहाँ पर उत्पादन। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इस तरह के क्वेश्चंस पीसीएस में भी आते हैं, यूपीएससी भी पूछती है। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, जलवायु, स्थल रूप, मिट्टी, वनस्पति। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर ये प्राकृतिक प्रदेश का क्या मतलब है। प्राकृतिक प्रदेश का मतलब सिंपल सा है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप नॉर्मली इन सबको भी शामिल कर सकते हैं कि वहाँ की जगह कैसी है, पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी हैं, वहाँ पे जीव जंतु किस तरह के रहते हैं। ये नेचुरल जो प्रदेश बन जाएगा, प्रकृति ने जैसे बनाया है वो। ठीक है, तो उनमें सबसे देख असर सबका होता है। ये जितने आपको विकल्प दिख रहा है ना, ये 1, 2, 3, 4, सबका असर होता है। पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा असर किसका होता है, तो आपको मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा असर होता है जलवायु का। जलवायु का क्या मतलब है? जलवायु का मतलब है कि लंबे समय तक किसी जगह पे वर्षा की मात्रा कैसी है, गर्मी टेम्परेचर कितना है, कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, ये सारी बातें हम ध्यान में रखते हैं। लंबे समय का मतलब पहले लगभग 40-50 साल का लिया जाता था, अभी मेरे ख्याल से 20-22 के आसपास कर दिया गया है। यानी कि मोटे तौर पे आप एवरेज तौर पे लेके चलिए कि 25 साल तक लगभग किसी जगह पे एक ही जैसा मौसम, एवरेज मौसम, कि हाँ यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं 27 डिग्री रहता है, यहाँ पे वर्षा इतने सेंटीमीटर होती है, तो उस आधार पे जलवायु तय होती है। ठीक, तो अब जलवायु कैसे प्रभावित करता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल ही ले लेते हैं वर्षा का। अब जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे नॉर्मली वहाँ वनस्पतियाँ उगेंगी, धीरे धीरे करके वहाँ जंगल भी हो सकते हैं अगर मानवीय हस्तक्षेप न हुआ तो, है ना। वहाँ पे आप खेती कर सकते हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो ना खेती होगी, ना वनस्पतियाँ होंगी, और जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ पे जीव जंतु भी कम होंगे, वहाँ पे लोग भी कम रहेंगे, वहाँ के घर भी ऐसे होंगे जो सूखे में रहने के जो लायक हैं। मतलब जैसे अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऐसे लोग वहाँ रहेंगे जो घुमंतू टाइप के हैं, भेड़ चराएंगे, बकरी चराएंगे, जो ऐसे जानवर पालेंगे जो इन जगहों पे, कम पानी वाली जगहों पे रह सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था भी उस तरह की, घर भी उस तरह का, और इकॉनमी भी उसी तरह की हो जाएगी। एक बात हो गई। बाकी वनस्पतियों को या फिर दोबारा एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ेंगे तो और सारी चीज़ें वनस्पतियों से वहाँ की जैव विविधता तय होती है कि कितने तरह की बायोडाइवर्सिटी है। अब देख लीजिए, थार का एग्जाम्पल ले लीजिए, थार रेगिस्तान का, और अमेज़न वन का ले लीजिए। दोनों तरह की जलवायु अलग अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह पे, और उस वजह से यहाँ के लोग, यहाँ के जीव जंतु, हर चीज़ अलग अलग है। ठीक है, तो जलवायु का असर जो है ना स्थल रूप पर भी होता है। अब मान लीजिए कहीं पे सूखी जलवायु है और बहुत पहाड़ जैसा कुछ है, वहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं होंगी, वो सूखा होगा, कभी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम होगा, तो धीरे धीरे वहाँ पे अपर्दन की क्रिया ज़्यादा हो जाएगी, वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। ठीक है, और भी चीज़ें होती। मिट्टी पर भी, मिट्टी के बनने में भी जलवायु का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, और वनस्पतियों पे तो मैंने बताया ही। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक हो गया जलवायु। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। 5वां क्वेश्चन है, पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी और भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं। पिग्मी एक जनजाति है, और यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे गए पहले के समय में। आज से लगभग 15 साल पहले यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछती थी इस तरह के। अब पूछती है जनजातियों से थोड़ा अलग तरीके से।
डायरेक्ट नहीं। लेकिन पीसीएस में अभी भी ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। बताइए, मध्य अफ्रीका, मलेशिया, न्यू गिनी, दक्षिण अमेरिका, पिग्मी कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा मध्य अफ्रीका में। अब मैं आपको यहाँ पे रफ एक चित्र बना दूँ अफ्रीका का, ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अफ्रीका आप समझ सकते हैं। ये जो कांगो बेसिन है ना, इस क्षेत्र में यहाँ पे एक नदी बहती है कांगो, यहाँ इधर इधर विक्टोरिया झील है, यहाँ से कांगो नदी बहती है, उसको जायरे नदी भी कहते हैं। तो इसी के आसपास के क्षेत्रों में पिग्मी लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मौसम बहुत उमस वाला मौसम है, तो लोग पेड़ों पर रहते हैं, शिकारी हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं वनों से और अपना जीवन गुजारा करते हैं, जो भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया मध्य अफ्रीका। एक और चीज़ है कि दुनिया में लगभग 15-16 ऐसी जनजातियां हैं जहां से पीसीएस में और यूपीएससी में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो हज़ारों की संख्या हो जाएगी, हज़ारों से ज़्यादा भी आगे बढ़ सकते हैं, लाखों हो सकती है पूरी दुनिया में जनजातियों की संख्या। मतलब मैं प्रजातियों की बात कर रहा हूँ, जैसे पिग्मी हो गया, बेद्दा हो गया, इस तरह से। लेकिन क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो ज़्यादा नहीं है, 15-20 ही हैं। जैसे एस्किमो हो गया, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में जो मोटे तौर पे पाई जाती हैं, दक्षिण अमेरिका में, तो इनको बस एक बार देख लीजिए। सहारा में कौन सी जनजाति है, अरब में कौन सी है, इनको याद कर लीजिए। और भारत वाला तो मैंने बताया कि भारत को राज्यवार या फिर क्षेत्रवार आप याद कर लें, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। छठवां क्वेश्चन देखिए, बाकी ये चीज़ें यहाँ लिखी हैं, आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, माओरी, एबोर्जिन्स, या किकुयू, या पापुआन्स? ये सब स्थानीय नाम हैं, वहाँ के जो आप कह सकते हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं उस जगहों के, उनके स्थानीय नाम हैं। बताइए हमारे। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे ये आर्य थे, सिंधु सभ्यता के लोग, या फिर जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं आर्य हैं। तो उसमें आपको पता चलता है कि भारत के भी जो मूल निवासी थे उनका नाम था द्रविड़, उनको कहा जाता है, वो द्रविड़ कहलाते थे। हो सकता है कि हमारे देश से बाहर किसी देश में एग्ज़ाम होता हो तो पूछा जाता हो कि भारत के, खासतौर से प्रायद्वीपीय भारत के जो मूल निवासी थे उनको क्या कहा जाता था, ठीक है। खैर, हमारे यहाँ भी आ सकता है, आया भी है क्वेश्चन। यहाँ देखें तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है। ये याद करने वाली बात है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक लिस्ट ज़रूर बना कर रख सकते हैं आप कि कहाँ के मूल निवासी को क्या कहते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? आंतरिक जलमार्ग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये देश है, ये कोई देश है, अब इस देश में झीलें भी होंगी, नदियाँ भी होंगी, उनका जल मार्ग के रूप में इस्तेमाल होता है। नहरें भी हैं। आप अगर फिल्में देखते हैं, लंदन का अगर कोई सीन दिखा रहा है या फिर किसी भी यूरोपीय देश का, तो उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि बड़ी खूबसूरती से नहरों को बनाया गया है, ठीक है, और उसमें नावें चलती हैं। तो इस तरह से अब मैंने एक तरह से उत्तर ही बता दिया। यूरोप जो है वो इसका सही उत्तर है। यूरोप में आंतरिक जल मार्ग का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। उनका इस्तेमाल जो है जल मार्ग के रूप में किया जाता है, नाव के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाना, सामान लेके जाना, इस तरह से उनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। बाकी जगहों पे है लेकिन सबसे ज़्यादा यूरोप में है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बाकी चीज़ यहाँ आंसर के तौर पर लिखी है। अच्छा, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक, अगर आप मेंस लिख रहे हैं, मेंस में यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछे और यूपी पीसीएस में मुझे ख्याल है क्वेश्चन पूछा गया है, तो कई बार ऐसा समुद्र विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि किस मुद्दे पे पूछा गया है, समुद्री धाराओं पे पूछा गया है या समुद्री इकोनॉमी पे पूछा गया, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। खैर, वापस आते हैं। तो ये मत्स्य क्षेत्र है, यहाँ पे मछली पकड़ी जाती है बड़ी मात्रा में, ठीक है। पूछा गया है कि ये है कहाँ, आप बताइए। प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, या आर्कटिक महासागर में? इसका सही उत्तर होगा यह प्रशांत महासागर में है। अगर आप समुद्री धाराओं वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कई मेरे ख्याल से तटों के बारे में पढ़ते हैं, समुद्री तटों के बारे में, तब भी आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे फिर से एक रफ चित्र बना देता हूँ, हालांकि अमेरिका का चित्र बनाना थोड़ा सा, चलिए ऐसे ऐसे करके है, ठीक है।
ये उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पे एक इधर ग्रीनलैंड है, ठीक है। यहाँ पे द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है, वहाँ पे ग्रैंड बैंक है, ठीक है। यहाँ से एक ठंडी धारा आती है, इधर से गल्फ स्ट्रीम जाती है। इसको मुझे बताना नहीं था, खैर चलिए नहीं बताया ना, इसका नाम याद रखिए, इसके बारे में मैंने पढ़ाया है। ये ठंडी धारा कौन सी है? ये दो समुद्री धाराएँ यहाँ पर आपस में मिलती हैं और बहुत ही अच्छा एक वो बनता है, क्या कहते हैं, जगह बनती है, आदर्श दशा बनती है मछली पालन का। तो आप इसे देखें, इस जगह पे ग्रैंड बैंक है। ये इसका सही उत्तर है प्रशांत, सॉरी, इसका उत्तर अटलांटिक महासागर होगा। ये अटलांटिक महासागर है, प्रशांत इधर पीछे है, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक में ग्रैंड बैंक है, ओके। ये इसका सही उत्तर है। देखें यहाँ पे, हाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर उत्तर में लिखा है। अच्छा, प्रश्न संख्या 9, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? 4 देश दिए गए हैं, कोलंबिया, जिम्बाब्वे, मलेशिया और भारत। मैंने आपको लिस्ट दी थी करंट अफेयर वाली, उसमें भी ये लिस्ट बनी हुई है, दी हुई है कि किस मामले में कौन सा देश आगे है, और भारत का भी अलग से बताया है, दिया है कि कौन सा राज्य किस मामले में आगे है। उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ ही रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा कि केले के मामले में भारत जो है वो आगे है उत्पादन के मामले में, हालांकि निर्यात के मामले में आगे नहीं है। यहाँ आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। ये निर्यातक जो है सबसे बड़े आप देख सकते हैं, इक्वाडोर है और कोस्टारिका है। 10वां क्वेश्चन देखिए, शंकुधारी या कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? शंकुधारी वन आप बचपन से पढ़ रहे हैं, कक्षा 4-5 की किताबों में भी आप पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो जहाँ पे ठंडी ज़्यादा रहती है वहाँ के वन जो है ऐसे, जैसे मान लीजिए कि है ना, ऐसे ऐसे उनका विकास हो जाता है, ऐसे ऐसे, क्रिसमस वाला देखते हैं ना, तो क्रिसमस ट्री ऐसे ही होता है। तो ये शंकुधारी वन है। इसके भी हम कई कारण पढ़ते हैं कि क्यों ये इस आकार में आ गया, इसका क्या कारण है, उस पर नहीं जाते, उसको मैंने बताया है आपको जब पढ़ा रहा था जलवायु उसमें। तो किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? टुंड्रा, मानसूनी प्रदेश, टैगा प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगर आपने पढ़ा है तो वैसे भी आप इन दोनों को हटा सकते हैं कि ये नहीं हो सकते, ठंडे प्रदेश हो सकते हैं। अब टैगा और टुंड्रा में कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी बना दूं, यहाँ पे विषुवत रेखा, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक। मान लेते हैं कि ये जो क्षेत्र है इधर किनारे का, ये टैगा प्रदेश है, इसके ऊपर थोड़ा जाएंगे ये टुंड्रा। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी। तो इस संक्रमण क्षेत्र में, यहाँ पे टैगा वाले क्षेत्र में विशेष रूप से शंकुधारी या कोणधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसका कोई एग्जैक्ट लाइन नहीं है कि ये इसके आगे कोणधारी वन नहीं पाए जाएंगे, इसके इधर नहीं पाए जाएंगे, मतलब एक संक्रमण क्षेत्र है और उसी को हम मोटे तौर पर टैगा प्रदेश कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा कि जो है यूरेशिया, आपको पता है वो एशिया और यूरोप का जो हिस्सा है ऊपर वाला, उसको यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में टुंड्रा और स्टेपीज़ के मध्य पाए जाने वाले कोणधारी वृक्षों को सदाबहार वन कहते हैं, जिन्हें मुख्यतः ये फलाना 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 टैगा ये वहाँ पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 2 के बीच कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि मैं फिर से विश्व का ऐसे बना दूँ ग्लोब, तो मान लेते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये स्टेपीज़ का क्षेत्र है, ठीक। ये क्षेत्र है टुंड्रा का प्रदेश है, बीच में टैगा है, ठीक है। यहाँ पे ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से मतलब किस वर्ग में मानसून आता है? सिंपल सा ये है कि ये मानसूनी प्रदेश कौन कौन है। आपको ये लिस्ट दी गई है और देखना है कि कौन कौन से देश मानसूनी प्रदेश में आएंगे। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इक्वेडोर, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ये तो वैसे ही आप इराक के नाम से ही वैसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, आपको क्या लगता है, मानसून वाला पढ़ा है आपने? भारत की जो जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगर आप सिर्फ इतना जानें कि भारत मानसूनी जलवायु में आता है, बाकी देशों का आपका कुछ भी नहीं पता है, तब भी आप सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे। और बाकी अब देखिए हमारे पड़ोसी हैं बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, तो यहाँ पे मानसूनी जलवायु आती है और मानसून को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी है, कैसे मानसून आता है, कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, कैसे वापस जाता है। इसको हम दोबारा कवर करेंगे और अच्छे से दोबारा से मैं एडिट करूँगा, कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ूँगा और आपको नोट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कमेंट करने जाते हैं कि सर नोट कैसे मिलेगी, और कमेंट में एकदम ऊपर ही सबसे पहला कमेंट होता है कि नोट कैसे मिलेगी, वहाँ पे एक लिंक है,
वहाँ जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके मन में ऐसी दुविधा है तो उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, सह्याद्री जो श्रृंखला है, जो क्षेत्र है, ये किसे कहा जाता है, किसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है ये। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक या विंध्य, ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं। अब इनमें किसको सह्याद्री कहा जाता है? याद करने वाली बात है, समझने वाली बात है। पश्चिमी घाट जो है ना, इसको सह्याद्री कहा जाता है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये भारत मान लेते हैं ऐसे है, इधर जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं ऐसे, इनको पश्चिमी घाट कहा जाता है। इधर पहाड़ियाँ ऐसे ऐसे हैं, थोड़ा सा बीच में टूटा हुआ, इसको पूर्वी घाट कहा जाता है। ठीक, और इसका जो ढलान है, जैसे अगर ये मान लें कि ये प्लेट जैसा है, प्लेट में रख दिया भारत को, ये थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है पूरब की ओर। ठीक, ये पूर्वी घाट है और इसी को सह्याद्री कहते हैं। इसके बीच में जो गैप है ना, इधर समुद्र है इधर, और ये पहाड़ी इलाका है। ये बीच का जो घाट, ये जगह है, इसको तट कहा जाता है। पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट, पूर्वी घाट और पूर्वी तट। ओके, खैर ये एक्स्ट्रा बात हुई। पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री कहा जाता है। सिंपल सा, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट का फैलाव किन किन राज्यों तक है, कहाँ से कहाँ तक है, इसे आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो हॉट स्पॉट है उसमें पश्चिमी घाट शामिल है, वहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं जैव विविधता के, आप जाकर देखिए, उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, वहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, ये देखिए, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ये गलती से लिख दिया गया होगा। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये IAS 2008 में पूछा गया है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और शेवराय पहाड़ियाँ। मैं फिर से आपको एक रफ चित्र बना कर दिखा देता हूँ। जैसे ये भारत है, ठीक है, तो यहाँ से पश्चिमी घाट की पहाड़ी आ रही है, यहाँ से पूर्वी घाट की पहाड़ी आ रही है, यहाँ कहीं मिलन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? इसका सही उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी जो क्षेत्र है, वहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। ठीक है, या यूँ कहें कि यहाँ से 2 शाखाएँ इधर इधर निकल जाएंगी। ओके, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इन पहाड़ियों का लोकेशन आप देखिए। अभी देखिए एक क्वेश्चन UP PCS में पूछा भी गया था साउथ की पहाड़ियों से। ठीक है, तो लोकेशन याद रखिए 2 तरह से, एक तो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम प्लस राज्य, 3 चीज़ें याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि इनको अगर उत्तर या दक्षिण में लगाना होता तो आप कैसे लगाते, पूरब या पश्चिम में लगाना होता तो कैसे लगाते, और कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है। ज़्यादातर साउथ में पहाड़ियाँ जो है 1 से ज़्यादा राज्यों में है, 2 राज्यों में है। कुछ पहाड़ियाँ हैं जो एक ही राज्य में है, ख़ासतौर से उन्हें भी ध्यान रख लीजिएगा। ओके, चलिए इसका सही उत्तर देख लीजिए, नीलगिरी है। अच्छा, प्रश्न संख्या 14, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, माउंट थोइलर, माउंट दियावालो, माउंट कोयल। ये आपको पता है, ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को पता है कि सैंडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये एक फैक्चुअल है। लेकिन आप ये बताइए कि वहाँ पे एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, वो किस द्वीप पर है, उसका क्या नाम है? वहाँ से UPSC में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, PCS में बार बार आते हैं। वो आपके लिए होमवर्क है, आगे चल के उस पर क्वेश्चन भी लेंगे हम। ठीक है, तो ये सैंडल पीक है, आप देख लीजिए इसका आंसर। 15वां क्वेश्चन, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? माना दर्रा और नीति दर्रा, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, शिपकिला एवं यांगयाब दर्रा, बोरजिला और जोजिला दर्रा। बताइए, कहीं कहीं ला लिखा रहता है, कहीं कहीं नहीं लिखा होता, तो मैंने बुर्जिल और ला साथ में बोल दिया। ठीक है, जोजिला। इसका सही उत्तर है, सिक्किम राज्य में पूछा जा रहा है तो सिक्किम राज्य में नाथुला है और जलेपला है, ये दर्रे सिक्किम में है। अब दर्रों को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयार करेंगे? ज़्यादा नहीं, जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ उसमें मेरे ख्याल से 20 के आसपास दर्रे हैं। पहली बात कि कौन सा दर्रा कहाँ है, किस राज्य में है। दूसरी बात है कि वो दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है। दर्रा का मतलब पहाड़ों के बीच में कोई रास्ता जैसा बना है, ठीक है ना, सिंपल। तो ये किनको किनको जोड़ता है, सिर्फ इतना पता चल जाए और थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के उसकी पहाड़ी का नाम याद रख लें कि किस पहाड़ी में ये है, तो काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और ज़्यादा का याद में नहीं करना, सैकड़ों दर्रे हैं, सबको नहीं पढ़ना है, 15, 16, 20 हैं, बस इतना ही पढ़ना होता है। ओके, तो बस ये 15 क्वेश्चन हो गए, इतना ही पढ़ना था इसमें।
अब आगे जो है कल हम चौथे वाले को लेके आएंगे और उसमें समझेंगे कौन कौन सी बातें समझनी है, क्या क्या पढ़ना है। और फिर से बता दूं कि पीडीएफ नोट के बारे में आपको जानना है तो सिंपल जो कमेंट में दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।